नमस्कार दोस्तों। पॉलिटी सीरीज का ये हमारा 5वां लेक्चर है और इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि संविधान सभा का गठन किस तरीके से हुआ था, संविधान सभा में कितनी समितियां थीं, उन समितियों के अध्यक्ष कौन थे, उनको हमने लॉजिक और ट्रिक के साथ याद किया था। इसके बाद हमने संविधान के कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रस्तावना की। तो देखो, आप एग्जाम देने जा रहे हो यूपीपीसीएस का, ठीक है, आप एक तरीके से सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, तो आपको प्रस्तावना का जो मूल पाठ है वो याद होना चाहिए। इंटरव्यू बोर्ड में कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना को सुनाकर बताओ, ठीक है। और अगर ये चीज़ें हमें नहीं पता होती है ना, तो इंटरव्यू में पहले ही हमारा जैसे ही ये सवाल आता है, इसके बाद हमारा बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाते हैं और फिर आगे जो भी हमें आते हुए सवाल भी होते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो प्रस्तावना का मूल पाठ क्या है, प्रस्तावना का उद्भव कैसे हुआ और प्रस्तावना का महत्व क्या है, ठीक है। देन प्रस्तावना किन न्याय किन समानता की बात करती है वो हमें जानना जरूरी है, और प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है और आगे संशोधन हो सकता है या नहीं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, हमारी माननीय न्यायपालिका का क्या कहना है। तो इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि संविधान की प्रस्तावना है क्या आखिरकार। तो देखो, संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय है कुल मिला के, ठीक है। और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, तो देखो, जब हम संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि आपकी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसकी अस्थायी अध्यक्षता करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इसके 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होते हैं, और इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर, तो देखो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यही आता है कि आपकी जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसको किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था। तो जाहिर सी बात है, इसको प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो दरअसल उस उद्देश्य प्रस्ताव में ये बातें की गई थी कि हमारा संविधान किस तरीके का होना चाहिए, हमारा संविधान हमारी नागरिकों को कितनी आज़ादी दे रहा है, हमारे संविधान की जो शासन प्रणाली है वो शासन प्रणाली किस तरीके से है, हमारी जनता कितनी संप्रभु यानी स्वतंत्र है। तो उन सारी चीज़ों की बात की गई थी इस उद्देश्य प्रस्ताव में। जब ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है, और ये पारित कब होता है, आपका 22 जनवरी को, ठीक है। 13 दिसंबर को पेश किया जाता है और 22 जनवरी को ये पारित हो जाता है। ये 2 तारीख आपको ध्यान रखनी है। जब ये पारित हो जाता है तो हमारे संविधान सभा के सदस्य देखते हैं कि हाँ, यूएसए का एक संविधान है, यूएसए के संविधान में स्टार्टिंग में प्रस्तावना दी गई है, वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है संविधान सभा को। फिर ऑस्ट्रेलिया का संविधान देखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का जब संविधान देखते हैं तो उसकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी लगती है, भाषा अच्छी लगती है। तो इन दोनों का इन दोनों को मिक्स करके और उद्देश्य प्रस्ताव को आधार बनाते हुए, यानी इन तीनों चीज़ों को लेकर हमारी संविधान की प्रस्तावना लिखी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया बैकग्राउंड। अब बस बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें जानने के लिए नहीं है, अब हम इसको देखते हैं थोड़ा विस्तार से। तो देखो, सबसे पहले मूल पाठ, तो इसमें बात क्या की गई है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब हो गया, टोटली आज़ाद है, समाजवादी है, समाजवादी का मतलब पूरे समाज को एक साथ लेकर, पंथ निरपेक्ष यानी किसी धर्म विशेष के प्रति लगाव नहीं है, किसी धर्म विशेष के प्रति विरोध नहीं है, यानी पंथ का मतलब होता है इंग्लिश में सेक्ट्स, यानी किसी भी संप्रदाय से, निरपेक्ष का मतलब होता है कि अलग, और लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, यानी 3 तरीके का न्याय दिलाया जा रहा है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, मतलब कोई भी इंसान कोई भी विचार रख सकता है, किसी भी तरीके के अभिव्यक्ति रख सकता है, विश्वास उसका कुछ भी हो सकता है, विश्वास का मतलब बिलीव कि मैं आस्तिक हूँ या मैं नास्तिक हूँ, ये मेरा विश्वास है, धर्म मैं हिंदू हूँ या मैं मुस्लिम हूँ, और उपासना मतलब उस धर्म का पालन मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, मैं रोजा रख के कर रहा हूँ या मंगलवार को व्रत करके कर रहा हूँ उपासना। तो इसकी स्वतंत्रता है हम सबको। तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। फिर सारे नागरिक हो गए, सारे जनता आ गई है, उसको कुछ न्याय भी दे दिए गए हैं 3 प्रकार के, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता भी दे दी गई है। लेकिन अब फिर प्रस्तावना कहती है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का मतलब है कि जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो रोजगार की हो, चाहे वो खेल में हो या किसी भी सेक्टर में हो, व्यवसाय करने की हो, आपको समता है, मतलब आपको इक्वलिटी है, आप बराबर ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो 2 प्रकार की समता दी गई है। इसके बाद व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता,
बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 2049, यानी ये तारीख बताती है कि संविधान किस तारीख को अंगीकृत या अपनाया गया है। देखो, अपनाना और लागू होना अलग अलग चीजें हैं। प्रस्तावना बता रही है कि किस तारीख को अपनाया गया है। आगे और लाइन पढ़ते हैं, फिर इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में होगा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इन तीनों क्या मतलब है? अंगीकृत का मतलब होता है अपना रहे हैं, अपनाना। अधिनियमित करने का सीधा सा मतलब होता है कि लागू कर रहे हैं। जैसे किसी कानून का अधिनियम बनाने का क्या मतलब होता है? वो कानून लागू हो जाता है। और आत्मार्पित मतलब अपने से खुद को सौंप रहे हैं। अपने से सौंप रहे हैं मतलब किसी दूसरे देश के कहने की वजह से हम इसको नहीं अपना रहे हैं, बल्कि हम खुद से सौंप रहे हैं। तो कुल मिला के ये हमारी संविधान की प्रस्तावना का मूल पाठ है। इसको ध्यान रखना है, इसको 5-6 बार इसको रिवाइज कीजिएगा। ये फॉर्मूला लेके चलिएगा 352, 352। ये फॉर्मूला जब आप दिमाग में रखेंगे तो चीजें कहीं ना कहीं आपको खुद ही याद आने लगेंगी। 352 क्या था? हाँ, 352 न्याय सबसे पहले था। 3 पहले आता है तो 3 प्रकार के न्याय थे। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय आ जाएगा। फिर 5 प्रकार की स्वतंत्रता थी। कौन सी स्वतंत्रता थी? विचार, व्यक्ति विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता थी। ठीक है। 2 प्रकार की समता थी, यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समताएं थी। ठीक है, चीजें क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा हो गया मूल पाठ। मूल पाठ को हमेशा आपको याद रखना है। याद इसलिए रखना है क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी को प्रस्तावना तो कम से कम याद होनी चाहिए। दूसरी चीज, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तीसरी बात क्या है याद करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, आप पिछले साल के प्रश्न पत्र देखेंगे तो उसमें सीधा सीधा पूछा गया है कि कितने प्रकार के न्याय, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। खैर, आगे चलते हैं। तो इसका उद्गम और वैधानिक आधार मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं कि उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू द्वारा 13 दिसंबर को प्रेजेंट किया गया था और जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। यही प्रस्तावना का आधार बना। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने इसलिए प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव इसलिए प्रस्तुत किया था कि ताकि वो बता सकें कि हम भारत के जो लोग हैं वो लोग किस तरीके से रहने वाले हैं, हमारी विचारधारा क्या होगी और हम किस तरीके के गणराज्य बनने जा रहे हैं। हम अपने नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय दे सकते हैं, कितनी प्रकार की हम उन्हें स्वतंत्रता दे सकते हैं, कितनी प्रकार की हम समानता दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत की गई थी और सबको बड़ा अच्छा लगा ये उद्देश्य प्रस्ताव। और यूएसए के संविधान को कॉपी करते हुए और ऑस्ट्रेलिया की भाषा लेते हुए संविधान सभा ने प्रस्तावना लिख दी। तो फिर बात आती है कि चलो उद्गम मतलब इसका जो बेस बना तो वो जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव बेस बना था। तो वैधानिक स्रोत मतलब इसके स्रोत क्या है? तो स्रोत देखो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित मतलब ऑस्ट्रेलिया के संविधान की भाषा है। 2 चीजें याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है। अब प्रस्तावना हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है कि हमारे राज्य व्यवस्था यानी हमारी जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटी है तो इसके नेचर क्या है, किस तरीके की ये रहने वाली है, प्रकृति क्या है। तो देखो सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब भारत आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र है। समाजवादी मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा दिया गया है जो मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला है। मार्क्सवाद क्या है? दरअसल मार्क्सवाद बात करता है ऐसे समाजवाद की जहां राज्य का अस्तित्व ही ना हो। ठीक है। अगर भारत जैसे देश में राज्य का अस्तित्व नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ राज्य व्यवस्था को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भारत ने मार्क्सवाद के स्वरूप को भी नहीं अपनाया है। गांधीवाद भी यही बोलते हैं कि गांधी जी भी यही बोलते थे। वो बात करते थे अराजकता की। अराजकता का मतलब ऐसा कि जहां कोई राज्य नहीं है। ठीक है। तो कुल मिला के दोनों का ही मिला जुला रूप लिया गया है, ना मार्क्सवाद की तरफ है ना गांधीवाद की तरफ है। हमारा जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। मतलब समाजवाद तो है लेकिन उस समाजवाद का जो आधार है, उस समाजवाद को लागू करने के लिए जो बेस है वो लोकतंत्र है। मतलब जनता की चुनी हुई सरकार आएगी, जनता की चुनी हुई सरकार संसद में बैठेगी और वहां बैठ के वो समाजवाद को लागू करने का प्रयास करेगी। खैर, तीसरी चीज क्या बताता है ये प्रस्तावना? तीसरी चीज बताती है कि पंथ निरपेक्ष मतलब राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, सभी धर्म को बराबर संरक्षण प्राप्त है। लोकतंत्र का मतलब जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए। ये लाइनें आप थोड़ा सा याद रखना, मेंस में के पेपर में ऐसी लाइनें लिखना एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट जाता है। कहने का मतलब जो संविधान है या भारत के लोकतंत्र है वो जनता का लोकतंत्र है और जनता द्वारा लोग निर्वाचित होते हैं और निर्वाचित लोग जनता के लिए शासन करते हैं, ना कि खुद के लिए। हालांकि भारत में उल्टा देखने को मिलता है, जनता निर्वाचित करती है लेकिन वो जाके बैठते हैं और फिर अपनी जेबें भरते हैं और अपने बच्चों को यूएसए, कैलिफोर्निया जैसी जगह में पढ़ाते हैं और भारत का बच्चा बेचारा गरीब। खैर छोड़ो।
अंतिम बात क्या है कि गणराज्य, रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या सीधा सा मतलब होता है, गणराज्य का सीधा सा मतलब होता है कि राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है। कहने का मतलब है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब जब आप यूएसए की बात करते हैं कि यूएसए में क्या सिस्टम है, तो यूएसए में रानी की बेटी रानी बन सकती है, राजा का बेटा राजा बन सकता है, लेकिन भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है। तो भारत में क्या है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, और इसी को गणराज्य बोलते हैं बेसिकली। खैर, तो ये हमने राजव्यवस्था की प्रकृति देखी जो पहली लाइन में बताई गई है। इतने पोर्शन में जो बताई गई हैं चीजें हमने उसको समझा। अब हम बात करते हैं कि इतने पोर्शन में क्या बताया गया है, जिसके लिए हमने फॉर्मूला याद किया था 352, 352। तो 352 में यही बताया गया है कि 3 प्रकार की स्वतंत्रता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये आपकी रूसी क्रांति से प्रेरित है। 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी तो उसमें बात की गई थी कि हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता चाहिए, कि हम सामाजिक रूप से भी स्वतंत्र हो, आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हो, राजनीतिक रूप से भी। सॉरी, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी इस रूसी क्रांति में, कि हमें सामाजिक न्याय भी चाहिए, आर्थिक न्याय भी चाहिए और राजनीतिक न्याय भी चाहिए। और यही रूसी क्रांति की लाइन कहीं ना कहीं भारत में उठाई गई है। फिर 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, ये विचार आपका फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की, ये भी विचार आपका फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। ठीक है, और आगे की आपकी जो लाइन है, क्या लाइन है इसको पढ़िए, कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बंधुता को ही लेकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि स्वतंत्रता जो हम ऊपर देख चुके हैं, समानता जो यहां देख चुके हैं, और बंधुता जो अभी हम लोग देख कर आए थे, तो इसको बोला था त्रि। ठीक है, ट्रिनिटी इसको बोलते हैं। तो मतलब कुल मिला के इसको गोल्डन ट्राइंगल बोला था बी आर अम्बेडकर ने, जिसमें सबसे ऊपर क्या था कि बंधुत्व, समता मीन समानता और स्वतंत्रता। जब समाज में ये तीनों चीजें होंगी तो हमारा देश विकास करेगा। कहने का मतलब कि सभी को विचार, सभी को बिजनेस करना है, सभी को अपना व्यवसाय खोलना है, तो उसमें समानता सबके लिए होनी चाहिए, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर कोई सरकार, कोई नागरिक लोकतंत्र की या सरकार की आलोचना कर रहा है तो उससे ये आलोचना करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और तीसरा बंधुत्व, मतलब आपस में सभी लोगों के मिलजुल के रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि तू नीची जात का है, मैं ऊंची जात का हूँ, तू मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, इस तरीके की चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें शासन प्रणाली में और सामाजिक प्रणाली में घुल मिल जाती हैं तो उस देश का विकास होता है। और इसीलिए अम्बेडकर जी ने इसको गोल्डन ट्राइंगल बोला था। और प्रश्न यहाँ से आपका आता है कि बी आर अम्बेडकर ने त्रिदी या ट्रिनिटी या गोल्डन ट्राइंगल किसके संदर्भ में बोला है, तब आपको ये 3 ऑप्शन सही करने होते हैं। ठीक है, खैर वापस आते हैं। तो हम बात करते हैं प्रेम्बल में। चलो ये सारी चीज़ें हो गई, हमने प्रेम्बल को पढ़ लिया है, प्रेम्बल की भाषा और उसके कई हुई चीज़ों को हमने सारे डिटेल में देख लिया। अब बात करते हैं कि इसमें कितनी बार संशोधन हुआ है। तो 42 अमेंडमेंट के तहत अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक बार। और इस एक बार जो संशोधन हुआ है उसको याद करने के लिए क्या ट्रिक लगा सकते हैं, एक बार संशोधन हुआ, उसके बाद संशोधन अभी तक नहीं हुए हैं, यानी वो संशोधन पास हो गया था। इसका क्या है पास का मतलब, पी से पंथ निरपेक्षता, ए से अखंडता और एस से समाजवादी। ठीक है, ये 3 वर्ड आपके ऐड किए गए थे। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। देखो ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। लास्ट क्लास में किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इसको कैबिनेट मिशन के सदस्यों को याद करने के लिए, जिसमें हमने क्या देखा था, पी से पैथिक लॉरेंस, ए से अलेक्जेंडर और एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो यहाँ वहाँ पर भी देखो ये फॉर्मूला लगा था, यहाँ पर भी ये फॉर्मूला लग रहा है पास का। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना है। एक्चुअली क्या होता है कि आप देखो याद तो कर लोगे चीज़ें, आपको अगले दिन भी याद आएगा, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, तो अगर एक बार भी आप कंफ्यूज हुए तो उस कंफ्यूजन के चक्कर में ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आपके गलत हो जाते हैं, और जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे सवाल आप गलत होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इनको याद करने के लिए या तो फिर बार बार रिवीजन कीजिए, या अगर सिर्फ पहली बार में याद करना है तो एक बार ये फॉर्मूला लगाइए। अगली बार जब भी आप पढ़ने जाएंगे तो आप क्लिक करेगा दिमाग कि यार कौन सा फॉर्मूला लगाया था, हाँ पास का लगाया था, पास से कौन से शब्द हो गए, ये 3 शब्द आ गए। तो एक बार हुआ था संशोधन, संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था 1976 को, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर हुआ था, और 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, जो कि मैंने आपको बता दिया। खैर ठीक है, अब बात आती है कि न्यायपालिका ने क्या बोला है 2 चीजों को लेकर। पहली चीज कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, प्रस्तावना भाग
है या नहीं है। दूसरी चीज, संशोधन हो सकता है इसमें कि नहीं हो सकता है। तो देखो यार, एक बार तो संशोधन हो चुका है तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। जब एक बार संशोधन हो चुका है तो जाहिर सी बात है इसमें संशोधन हो सकता है। तो भाग है या नहीं है वो कैसे हमें याद करना है। तो देखो 1960 में जब मामला पहुंचता है कि पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट से कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, तो इसमें क्या वर्ड आ रहा है, तो संविधान सॉरी सुप्रीम कोर्ट अपने बेरूबारी वाद में बोलता है 1960 के बाद में कि प्रस्तावना भाग नहीं है। अब इसको याद कैसे करना है, देखो बेरू बारी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे रखो कि उस टाइम संविधान जो आपका था उसमें बहुत बेरुखी थी, ठीक है। ये फिल्मों में आप देखते होगे ना बेरुखी शब्द कुछ, और जब कोई इंसान बेरुखी बोल होती है उसके अंदर तो वो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, वो नेगेटिव जैसे जजमेंट भी देता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क्या कि उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना था, ठीक है। तो बेरूबारी से आप याद कर सकते हैं कि हाँ बेरूबारी में हमारी सुप्रीम कोर्ट बेरुखी दिखाई और संविधान का अंग नहीं माना। फिर क्या आता है, फिर आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला। अब केशवानंद में क्या है कि केशव एक वर्ड है और प्लस आनंद। तो इस बार जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज थे केशव, हालांकि मामला केशवानंद अलग टर्म है, इसको हम जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तो विस्तार से समझेंगे आखिर मामला क्या था और किस चीज़ की वजह से आया था। अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि केशव है बहुत आनंद में, और जब कोई आनंद में होगा तो जाहिर सी बात है, आप खुद सोचो, आप आनंद में हो तो आप पॉजिटिव बोलोगे, और आप जब पॉजिटिव बोलोगे तो हर चीज़ को हाँ बोलोगे, ठीक है। तो भाई केशवानंद में भी सुप्रीम कोर्ट आनंद में आ गया और क्या बोला कि संविधान का भाग है, स्वीकार कर लिया, ठीक है। ये आनंद और आगे चलता है, एसआर मुंबई केस आता है 1944, एलआईसी ऑफ इंडिया। इसमें भी फिर से बोलता है कि संविधान का अभिन्न अंग है, मतलब और बढ़ चढ़ के बोलता है कि इसको भिन्न किया ही नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज है। इसके बाद केशवानंद भारती केस में बोला गया था कि ये मूल ढांचे को छोड़कर इसमें संशोधन किया जा सकता है। मूल ढांचा अब क्या आ गया, देखो मूल ढांचे का सीधा सा मतलब होता है, मान के चलो आप कोई साइकिल लेते हो, ठीक है, और साइकिल लेकर आप दुकान वाले के पास जाते हो, आप उसको बोलते हो कि इसको एकदम मॉडिफाई कर दो, एकदम ये साइकिल की जगह बाइक दिखने लगे, बाइक की तरह दिखे। तो वो साइकिल वाला क्या करता है कि उसमें लाइट लगा देता है, नीचे रिफ्लेक्टर लगा देता है ताकि आप रात में लगाओ तो वो पीछे के वाहन की लाइट पड़े और चमके कि हाँ साइकिल आपकी जा रही है। देन इसमें कुछ और सीट कवर अच्छे अच्छे डाल देता है। कुल मिला के आपकी साइकिल में उसने क्या किया, आपकी साइकिल में उसने संशोधन कर दिया। देखो ये मूल ढांचा आधारभूत संरचना वर्ड बार बार आएंगे, इसलिए मैं इस विस्तारित एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहा हूँ, नहीं फिर आपको बार बार कंफ्यूजन होगी कि यार ये मूल ढांचा क्या होता है, आधारभूत संरचना क्या होती है, ठीक है। खैर, तो इसने दुकानदार ने आपकी साइकिल में संशोधन कर दिया। संशोधन क्या किया कि आपके बहुत सारे पुर्जे चेंज कर दिए, लेकिन उसने पुर्जे तो बदल दिए, ठीक है, पुर्जे बदल दिए, लेकिन उसने साइकिल को मोटरसाइकिल नहीं बनाया, साइकिल को साइकिल ही रहने दिया। साइकिल क्या होता है, साइकिल होता है या साइकिल, जो भी होता हो समझ जाइए आप। तो उसने क्या है, साइकिल को साइकिल ही रहने दिया, इसने साइकिल को बाइक नहीं बनाया, बाइक नहीं बनाया, ओके। तो अब इसमें मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की जो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ कि संसद प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकती है, यानी उसके कुछ शब्द को हटा सकती है, कुछ शब्द को घटा सकती है, कुछ शब्द को बढ़ा सकती है, लेकिन प्रस्तावना की मूल ढांचा, मूल भावना जो है, जैसे इस साइकिल का मूल उद्देश्य साइकिल होना ही है, इस साइकिल का उद्देश्य यह नहीं है कि ये मोटरसाइकिल हो जाएगी और कल को ट्रैक्टर और परसों को ट्रेन हो जाएगी, नहीं, ये साइकिल है, इसकी मूल भावना साइकिल है। जैसे सूरज की मूल भावना क्या है, सूरज का सार क्या है, गर्मी, बर्फ का सार क्या है, ठंडी, साइकिल का सार क्या है, चलना दो पहियों पर। प्रस्तावना का सार क्या है, जो प्रस्तावना हमें शक्ति प्रदान कर रही है, जो प्रस्तावना हमें न्याय और स्वतंत्रता प्रदान कर रही है, वो उसका मूल तत्व है। और संविधान सभा ने यही चीज, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज बोली कि इसके मूल ढांचे को छोड़कर इसमें संशोधन किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि प्रस्तावना हमें अगर न्याय और स्वतंत्रता प्रदान कर रही है तो आप प्रस्तावना में ये नहीं लिख सकते हैं कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए हम सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अन्याय प्रदान कर रहे हैं। तो आप अन्याय नहीं लिख सकते हो, स्वतंत्रता की जगह परतंत्रता नहीं लिख सकते हो, समता की जगह असमता नहीं लिख सकते हो, क्योंकि अगर ये वर्ड आपने लिखे तो उसकी मूल भावना, मूल ढांचा बिगड़ जाएगा, ठीक है। आप और वर्ड ऐड कर सकते हो, कुछ वर्ड हटा सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के ये मुद्दा था जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला। मैंने इतना विस्तार से क्यों बताया, तो देखो मेरे विस्तार से बताने के दो रीजन थे। पहला रीजन ये था कि मुझे समझाना था कि मूल ढांचा वर्ड क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर में ये आएगा मूल ढांचा वर्ड, ठीक है। दूसरा क्या है
कि दूसरा यहाँ से आपके मेंस के सवाल बनते हैं। पूछा जाता है कि प्रस्तावना में क्या संशोधन किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या मत है, आपका क्या मत है, देन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और इसके बारे में बोली है। क्या बोली है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि ये नॉन जस्टिएबल है। नॉन जस्टिएबल का मतलब क्या है? कि इसे अदालत में सीधे लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यह ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उस पर शक्ति का प्रतिबंध लगाता है। इस लाइन का कहना है, देखो ये लाइन जो है ना, ये यूपीएससी के क्वेश्चन में, यूपीएससी के पिछले साल के पेपर में, मैं ये 2012-2022 की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी 23, 24, 25 के पेपर में ये स्टेटमेंट 2 बार पूछा जा चुका है। ये चीज़ तो यूपीएससी पिछले कई सालों से ये चीज़ पूछ रहा है, यूपी पीसीएस भी पूछ रहा है। इस वजह से मैंने इस चीज़ को यहाँ लिखा है, ठीक है। हो सकता है ये मेरे नोट्स आपके लिए थोड़े से बोझिल हो जाए, लेकिन ट्रस्ट में मैंने उन्हीं चीज़ों को लिखा है कि अगर कल को आप यूपीएससी का भी अटेम्प्ट देना चाहें या यूपी पीसीएस का भी, जो भी दे रहे हैं, तो वो आपको और कहीं से पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मैं ही आपको इतना चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूं कि आपको लगे कि अब इसके अलावा मुझे और कोई चीज़ नहीं जाननी। और आप खुद देखेंगे, जब जैसे आज 5 क्लास है, लगभग हम 20% सिलेबस या 15% तो कवर ही कर चुके हैं। तो कल की क्लास में लगभग 1/4 के आसपास हिस्सा हम लोग कवर कर चुके होंगे। तो 1/4 के घटना चक्र आप खोल के देखना जाके, और उसका कोई भी क्वेश्चन लगाना, और अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप आके मुझसे बोलना। खैर, ज़्यादा चीज़ें जोड़ने का यही मतलब होता है कि आप एग्ज़ाम के लिए टोटली प्रिपेयर हो सको। खैर, तो बात आती है कि ये नॉन जस्टिएबल है, तो 2 चीज़ें हैं। पहला क्या है कि इसको जस्टिएबल नहीं है, मतलब इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मान के चलो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में गाली देना भी आ सकता है। आपने किसी को गाली दी और सामने वाले ने जाके कोर्ट में केस कर दिया कि भाई इसने तो मुझे गाली दी है, तो आप क्या बोलोगे कि जाके देख प्रस्तावना में क्या लिखा है। तो वो वकील जज आपसे पूछेगा क्या लिखा है, क्योंकि जज को भी क्या पता ना पता हो ये चीज़ें, मतलब उसका प्रस्तावना का मूल पाठ ना याद आए। वैसे तो जज को सब कुछ पता रहता है, बट हो सकता है ना याद आए। तो जज पूछेगा क्या लिखा है, तो आप बोलोगे उसमें लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है मेरे पास, और मेरे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसलिए मैंने इसको गाली दे दी। तो इसी वजह से इस तरीके की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसमें लिखा है कि ये जस्टिएबल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ उस लाइन में क्या लिखी थी? दूसरी चीज़ ये लिखी थी कि ना तो ये विधायिका की शक्ति का स्रोत है। कहने का मतलब कि मान लो कल को सरकार बोलने लगे कि हमें अवसर की समता दिलानी है, क्योंकि ये लिखा है प्रस्तावना में, और अवसर की समता दिलाने के लिए हम अंबानी की जितनी ज़मीन है या अंबानी की जितनी प्रॉपर्टी है हम गरीब जनता को दे रहे हैं। तो फिर अंबानी तो जाके कोर्ट में चैलेंज कर देगा कि भाई मेरी प्रॉपर्टी क्यों दे रहे हो आप जनता को। तो फिर सरकार बोल सकती है कि जाके देख प्रस्तावना, उसमें लिखा है अवसर की समता, और मैं अवसर की समता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी गरीब जनता को दे रहा हूँ। तो इसलिए उसमें लिखा गया है कि विधायिका की शक्ति का स्रोत भी नहीं है एक तरीके से, और ना ही प्रतिबंध। मतलब ये भी नहीं है कि ना तो सरकार की शक्ति को स्रोत प्रदान कर रही है, ना सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगा रही है। कुल मिला के सीधा सा मुद्दा ये है कि प्रस्तावना जो है वो प्रस्तावना किसी दूसरे, जैसे डीपीएसपी हो गया, आपका फंडामेंटल राइट हो गया, इनके साथ शामिल होकर एक सही मार्ग प्रदान करती है प्रस्तावना बेसिकली, कि संविधान के बाकी अनुच्छेद किस तरीके से लागू किए जाएंगे उसके लिए प्रस्तावना एक मार्ग प्रदान करती है। तो ये सारी चीज़ें इस लाइन में लिखी हुई हैं, ठीक है। और एक और फैक्ट कि संविधान सभा की प्रक्रिया, पूरा संविधान जब पारित हो गया था तो अंत में प्रस्तावना को स्वीकृत किया गया था ताकि यह पूरे संविधान के अनुकूल हो। कहने का मतलब जब पूरा संविधान बन गया था ना, तब प्रस्तावना को अपनाया गया था, और इसमें बार बार लगातार मॉडिफाई किया गया था, क्योंकि आप प्रस्तावना की लैंग्वेज पढ़ के देखो कितनी टफ है, कितनी चीज़ें उसमें समाहित हैं। मतलब एक कुछ चीज़ों के वर्ड, कुछ संख्याओं में पूरा संविधान समाहित कर रखा है, तो इसलिए संविधान के बाद लागू किया गया था। खैर, अब मुद्दा आता है कि सवाल यहाँ से भी आते हैं कि संविधान की प्रस्तावना को लेकर बहुत विद्वानों ने कमेंट किए हैं। आप पीसीएस का पेपर देखते होंगे तो आपको पता होगा इस टाइप के सवाल आते हैं। तो सबसे पहले ठाकुर भार्गवदास ने क्या कहा है? इन्होंने बोला कि संविधान प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित और बहुमूल्य आभूषण है। तो सम्मानित और बहुमूल्य आभूषण, देखो ठाकुर जी से इनको याद करो, ठीक है। कई क्षेत्रों में ठाकुर जी मतलब भगवान का दर्जा प्राप्त है लोग उन्हें पूजते हैं बहुत सम्मान के साथ देखते हैं, और उनको आभूषण भी पहनाते हैं। बस इसी इमेज को आपको दिमाग में ध्यान रखना है कि ठाकुर भगवान से आपको चीज़ें
याद रखनी है। फिर के एम मुंशी ने क्या कहा है, के एम मुंशी ने बोला है कि उद्देशिका हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। तो जन्म कुंडली तो मुंशी जी के पास क्या जाते हो, तो मुंशी जी को आप कई बार अपने शादी की कुंडली या ये सारी चीज़ें दिखाते हो ना, या नहीं दिखाते हो तो कम से कम अपने प्रमाण पत्र वो सारी चीज़ें मुंशी जी को दिखाते हो। तो कुल मिला के मुंशी से आप कुंडली याद रखना, ठीक है। कृष्णा स्वामी अय्यर ने क्या बोला है कि उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। तो कई बार हमेशा मीरा से जोड़कर देख सकते हो कि मीरा हमेशा अपने स्वप्न में कृष्ण जी को देखती थी। कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हो। देन कुमार कश्यप ने क्या बोला, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ए एन पालकी वाला ने क्या बोला है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो पालकी वाला से कैसे याद रखेंगे, सपोज डेट कि आप कोई भी पालकी में बैठने जाएगा तो उसको अपनी आईडी दिखानी पड़ेगी ना। तो ऐसा सोचो कि पालकी वाले ने आईडी को लेकर कुछ बोला था, ठीक है। अब देखो यार, सवाल यहाँ से बनते हैं, इसलिए मैंने शामिल किया और मैं इलॉजिकल ट्रिक्स भिड़ाकर मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता तो बहुत कम कंटेंट रखता, प्रस्तावना के नाम पर सिर्फ प्रस्तावना लिख के दो चार चीज़ें बता के आपको चला जाता, लेकिन मैंने इतना ढेर सारा कंटेंट रखा है क्योंकि मेरा जो यूपीएससी यूपीपीसीएस एग्जाम का एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि क्वेश्चन बहुत गहराई से बहुत डिटेल में आते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर इसके बाद क्या है, सर अर्नेस्ट बार्कर ने क्या बोला है, संविधान की की नोट बोला है। तो ये विदेशी हैं, विदेशी जैसा कुछ इन्होंने बोला है, की नोट, ठीक है। खैर, तो ये इसमें इतना ही। और बाकी ये टॉपिक है भारत की राज्य व्यवस्था और शासन प्रणाली, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल प्रस्तावना में इतना ही हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट्स जरूर करना, और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार लक्ष्मीकांत जैसी बुक पढ़ने के बाद इस पीडीएफ से रिवाइज करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर लक्ष्मीकांत की बुक नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो ट्रस्ट मी, लक्ष्मीकांत की बुक से ज़्यादा यहाँ पर मैंने चीज़ें शामिल करने की कोशिश की है, क्योंकि जो लक्ष्मीकांत में जो पॉइंट्स डेटा फैक्ट हैं वो तो यहाँ पर है ही हैं, जो लक्ष्मीकांत में नहीं भी हैं वो भी मैंने शामिल करने की कोशिश की है। तो खैर, इस वीडियो